चाहिए, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, महत्वपूर्ण बातें कही आपने, महत्वपूर्ण तथ्य उठाए। मैं आता हूँ नेहा जी आपके पास। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ घट गया, जिसकी वजह से भारत का नाम बदनाम तो हो रहा है। कर्नाटक में ही ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, उसी पार्टी के व्यक्ति से 6-7 करोड़ रुपए बरामद हो जाते हैं। जिस शहर में देखो, पिछले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी शहर देखने का मौका मिला, हर जगह G20 के बोर्ड लगे हैं। और जिस समय जयशंकर जी डिनर दे रहे थे विदेश मंत्रियों के सम्मान में, 4 बड़े देशों ने उसका बायकॉट किया। इसे स्नब कहते हैं अंग्रेजी में, और ये स्नब बहुत बड़ी चीज होती है डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर। अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी ने इस डिनर का बायकॉट किया। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग इन डिप्लोमेसी। भारत का अपमान हुआ वहां पर। लेकिन ये विश्व गुरु के बड़े बड़े ख्वाब टीवी पे दिखाए जाते कि देखिए G20 हमने होस्ट किया, लेकिन उसके अंदर जो अपमान हो रहा है हमारा, वो कोई दिखा नहीं रहा है। हम फाइनेंस मिनिस्टर की मीट के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट के लिए प्रयास नहीं कर पाए, यानी कि सफल नहीं हुए। हम यहां भी सफल नहीं हुए। हालात ऐसे हो गए कि वहां पर बाली में, इंडोनेशिया में, जिन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर सबमिट नहीं किया था, एक साधारण देश की तरह एक साधारण सबमिट किया। हमारी तरह हजारों लाखों गमले लाके नहीं रखे थे सजावट के लिए। जो वहां पे हुआ है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नहीं कर पाए। और वो बाली डिक्लेरेशन जो यहाँ पर लाना चाह रहे थे, उसके भारत को प्रपोज करना था। भारत होस्ट था। भारत डर रहा है कि मैं इसको प्रपोज कैसे करूं, रशिया नाराज हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। भारत ने प्रपोजल ही नहीं डाला। आप सोचिए, एक अजीब सी बात है, होस्ट प्रपोजल ही नहीं ला पा रहा है और उसके शब्दों के ऊपर वो हड़बड़ा रहा है कि मैं क्या कहूं। और जयशंकर जी तो आजकल उनको तो बड़बोलेपन की बीमारी लगी है साहब। मैं तो ओपनली कहता हूं, मैंने तो ऐसा कोई भारत के 75 सालों में विदेश मंत्री नहीं देखा जो इस किस्म के बड़बोले विचार रखता है प्रतिदिन आके और लोगों को, दूसरे देशों को धमकियां देता फिरता है। ये ऐसा लगता है कुछ जैसे गली मोहल्ले का कोई मैच हो रहा होता है ना, वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं जो थोड़े से, आपको पता है किस किस्म के लोग होते हैं। ये उस किस्म की एक रवैया निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है कि जो बदनामी ये कर रहे हैं और जिस ढंग से G20 में बदनामी हुई है, और बाकी जगह पे प्रधानमंत्री हमेशा जाके कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। भाई जिसकी पैदाइश हो उसकी तो मान सम्मान कर लो। जिस धरती पे पैदा हुए हो, जिस धरती के स्कूलों में गए हो, अगर गए हो तो उसका मान सम्मान तो करो। जिस धरती पे कहीं जाकर चाय पिलाई है, अगर पिलाई है तो उसका तो सम्मान करो। लेकिन शायद पुरखों को गाली देना ही, उनको नीचा दिखाना ही, यही शायद संस्कार है। जी विवेक जी, आप कुछ ने, कह रहे थे, आप ने, कह लीजिए, फिर मैं ने, नेहा जी, आंसर देता हूं। नेहा जी माफ कीजिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। देखिए, 70 साल में कुछ नहीं हुआ है कहने वाले जो लोग हैं, वो कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि पिछले 100 सालों में, जिसमें से 70 साल अपोजिशन की गवर्नमेंट रही है, ऐसे समय में आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आप कभी प्रचारक थे, उसका काम निरंतर इस देश में बढ़ा है। और ऐसा खुद संघ के प्रमुख, जी हाँ हेलो, विवेक जी। हाँ, तो जी वो ये जी। कहते हैं कि संघ का काम तो निरंतर बढ़ा है। तो कैसे बढ़ा है? आपको इस देश में स्पेस दिया गया और आपको अपना काम करने दिया गया, इसलिए बढ़ा है ना। किसने करने दिया आपको काम? कांग्रेस की सरकार थी, अपोजिशन की सरकार थी, उसने करने दिया। आपको पूरी तरह से फ्रीडम था आपका काम बढ़ाने का, करने का। तो उसके बाद, और उसके चलते ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो 70 साल में जो हुआ है, कांग्रेस ने जो किया है, उसकी वजह से ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। इस बात का वो ध्यान रखे। अगर वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप प्रधानमंत्री बने कैसे? आपको जो फ्रीडम दिया गया अपना काम, जो जितना वो गलत था, मतलब जो भी आइडियोलॉजी आपकी है वो कितनी भी गलत रहे, फिर भी आपको एक स्पेस दिया गया, आपको अपना काम करने का फ्रीडम दिया गया, उसके चलते आप प्रधानमंत्री बने। और आप कहते हैं कि हम पिछले 70 साल में कुछ हुआ नहीं। तो ये बिल्कुल बेईमानी वाली बात है, और ये बिल्कुल इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती। दूसरी बात ये है, जब वो ये कहते हैं कि चाइना हमारे देश में आया नहीं, तो आप देश का अपमान कर रहे हैं, इसलिए कि आपके जो 20 सैनिक वहां पर जो मारे गए, जो शहीद हुए,
क्या आप ये कहना चाहते कि हमारे सैनिक चाइना में गए थे तब जाकर वहां पर शहीद हुए? वो हमारे देश में नहीं आए। जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई, वो क्या चाइना की जमीन पर हुई? तो आप अपने सैनिकों का अपमान कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो सच बात वहां पर जाकर रख नहीं सकते। ये जो है, ये दोहरा जो मापदंड है, मोदी जी के लिए एक और राहुल जी के लिए अलग, ये हम पिछले कुछ सालों से निरंतर इस देश में देख रहे हैं। और इनके झूठ का पर्दाफाश करना, अगर वो इंटरनेशनल फोरम पे जरूरी हो तो वहां करना, नेशनल फोरम पे जरूरी हो वहां करना, दोनों जरूरी है। मेरे ख्याल से उसको हमने सपोर्ट करना चाहिए। नेहा जी बिल्कुल प्लीज। आपकी सही बात है, और ये जो दो मुहा रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों के सामने आना भी चाहिए। जी नेहा जी, तो मेरा प्रश्न तो पूरा हो गया था आपके लिए, और साथ में अगर राहुल की स्पीच पर बवाल किस लिए है, अगर खुद आप इतने बड़े, भाजपा खुद अगर इतनी बड़ी पापी है, तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरहबान में तो झांक के देख लें। नेहा जी। शुरुआत में करूंगी, राहुल गांधी ने किस विषय पर बोला था? लर्निंग टू लिसन, यानी सुनना सीखिए। तो बीजेपी के व्यवहार में नहीं है ये कि वो सुनना चाहती है। अनुराग ठाकुर जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, शायद उन्होंने पूरी बात राहुल गांधी की सुनी ही नहीं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरी बात क्या कही। मोदी जी की तारीफ भी की थी कि कुछ नीतियां जो थी कि सीधे जो महिलाएं हैं उनके खातों में पैसे भेजे गए, एक दो नीतियों की उन्होंने प्रशंसा भी। तो अनुराग ठाकुर ने वैसे भी अगर नेहा पूरी बात। जी, एक चीज मैं इंटरजेक्ट करूंगा, वैसे भी जी भाजपा के बहुत सारे नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को भी इन विदेशी इंस्टीट्यूशंस का, हार्वर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या वाटन हो, उसका उपहास बनाने की एक आदत भी है, मैं आपको बता दूं। जी जी जी। लेकिन सब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड, तो अपने बच्चों को विदेश ही भेजते हैं पढ़ने के लिए। वो बेशक उंगलियां उठाए, लेकिन पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को बाहर ही। कोई भी हो बीजेपी का बड़ा लीडर, आप उस अगर पारिवारिक आप उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो ये पता चलता है। हाँ, वो इसीलिए विदेशी विदेशी करते रहते हैं क्योंकि एक जनमानस में एक भावना है, एक इमोशन है, संवेदनशीलता है, जिससे ये लगता है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत विरोधी होती हैं। तो इसीलिए जब जॉर्ज सोरोस बोलते हैं तो उनको विदेशी ताकतों का हवाला दे दिया जाता है, और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो ये कांग्रेस का एजेंडा बता दिया जाता है और भारत को बदनाम करने की बात की जाती है। रही बात भारत को बदनाम कौन कर रहा है, मेरे ख्याल से सर आप पंजाब की तस्वीर देख रहे होंगे, अभी ताजा तस्वीरें क्या पंजाब से आ रही हैं। ये माहौल आज जो इतना संवेदनशील हुआ है, उसका कसूरवार केंद्र में देखा जाए तो कौन है? लंबे समय से आपके साथ एजिटेशन से ही आपने बीज बो दिए। एक डिस्टर्बेंस 9 साल हो चुके हैं। आप लगातार अगर माइनॉरिटीज को अनदेखा करते रहेंगे तो एक कुंठा जो माइनॉरिटीज में कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंसी हमारे देश की ऐसी एक स्थिति है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी हुई है। जब इसीलिए एक बहुत ही विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि भारत नेहरू के बाद अगर डेमोक्रेसी बना रहे इसमें शक है, लेकिन 75 सालों के बाद हम डेमोक्रेसी बने और ऐसा ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी बने। लेकिन उसको बदनाम कौन कर रहा है? पिछले 9 सालों में बीजेपी कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। एक स्टेटमेंट आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पूर्वोत्तर में विजय हासिल हुई, तो वो खुद क्या बोल रहे थे वहां से स्टेज से? मर जा मोदी, आलोचक कहते हैं, और जनता कहती है मत जा। और वो इमिटेट कर रहे थे कांग्रेस के मुखिया ने जिस तरह से कहा कि छोटे राज्य है, तो जिस तरह से वो उनकी नकल कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए एक नेता का इस तरह से विरोधियों को का नकल उतारना, मेरे हिसाब से, मैं बहुत ही छोटी हूँ लेकिन मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और विभिन्न राज्यों में राज्यपालों के साथ सरकारों की तकरारें, ये क्या संकेत दे रही है? बदनाम कौन कर रहा है? देश को बदनाम कौन कर रहा है? और आपने G20 की बात कही सर, G20 में क्या हासिल किया है? बहुत प्रचार हो रहा है G20 में ऐसा, G20 में ऐसा, भारत दुनिया का सॉफ्ट पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपने हासिल क्या किया? एक जॉइंट स्टेटमेंट तो आ नहीं सकी। आप मुझे समझ ही नहीं आया, एक कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन बनी हुई थी सर, कि आप चाइना को खुश कर रहे हैं, कि आप रशिया को खुश कर रहे हैं, या फिर आप अमेरिका का साथ चाहते हैं। एक कंफ्यूजन दिखा पूरे G20 में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, इनका एक साफ ध्येय है कि उनको कौन चाहिए, भारत के साथ ट्रेड भी करना है और रूस और यूक्रेन वॉर के लिए भारत पर प्रेशर भी बनाना है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या हासिल किया यहाँ पर?
आप किसी भी एक स्पष्ट स्थिति पर नहीं पहुंच पाए। आपने सही बात कही कि बाली में इससे ज्यादा कुछ कंक्लूसिव निकल कर आया था, लेकिन इस बार कुछ कंक्लूसिव निकल कर नहीं आया। जर्मनी के जो चांसलर पहली बार आए थे, उस समय देश में क्या चल रहा था? दिल्ली में चल रहा था सीबीआई, मनीष सिसोदिया, बुलडोजर, भारतीय मीडिया का जो हाल है, क्या ये सब नजर नहीं आता विदेशों में? तो आजकल जैसा कि विवेक सर ने कहा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पहुंच जाता है बहुत तेजी से। और जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे विवेक सर, और आपने भी शुरू में कहा था और राकेश सर ने भी कहा था, बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, और भारत की किसी भी पैरामीटर पे तारीफ नहीं होती। देश को बदनाम कौन कर रहा है सर? मुझे लगता नहीं है कि देश को बदनाम राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है देश को बदनाम स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, स्वयं उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी कर रही है, स्वयं उनके नेतृत्व में उनके मंत्री कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जैसे जो नेता हैं, या फिर स्मृति ईरानी जैसे जो नेता हैं, वो जब वो बोलते हैं तो विदेशों में जो मीडिया है बहुत ही क्रिटिकली इसको लेती है, बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है। और इनको किस तरह से पदोन्नति मिली है केंद्रीय कैबिनेट में, इसको भी पब्लिश किया जाता है। और यूके में आपने क्या किया? यूके में आपने ऐसा किया कि जो सुना पहले आपके फेवर में थे, आपके ही कृत्यों से अब वो आपके अगेंस्ट चले गए हैं। तो आपके तो खुद के कृत्य ऐसे हैं कि विदेशों में पहले से मुझे लगता है कि जितने 9 सालों में बदनामी का जो स्तर है वो पहुंचा है, उसने तो पिछले उससे जो कांग्रेस का शासन रहा था तब नहीं था। उतना स्तर तो आपने छू लिया। वो रेड होता है ना, कि रेड लेवल पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे किसी भी समय जो है ब्लास्ट होने वाला है। राकेश सर ने रेड भी पहना हुआ है। जी।